वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेस की। इस वीडियो में सिर्फ न्यूट्रिशंस को समझाया है मैंने। पार्ट 1 है ये न्यूट्रिशंस के बारे में। और अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेस कहते किसको है। ठीक है, तो देखो लाइफ प्रोसेस, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और जरूरी नेसेसरी फॉर सर्वाइवल और जो जरूरी होते हैं सर्वाइव करने के लिए जो जरूरी होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो अब एक और डेफिनेशन है इसकी दे रखी है, ऑल द प्रोसेस। एक और डेफिनेशन ये है, ऑल द प्रोसेस विच टुगेदर कीप द लिविंग ऑर्गेनिज्म अलाइव एंड परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि वो सारे प्रोसेस जो साथ मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं और कुछ टास्क को करते हैं जिससे बॉडी मेंटेन रहे, परफॉर्म टास्क टू मेंटेन द बॉडी आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। ठीक है ना। तो वो इस डेफिनेशन का क्या मतलब हो गया कि कुछ वो प्रोसेस जो साथ में मिलकर किसी ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं। ठीक है, जीवित ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखते हैं, अलाइव रखते हैं, एंड परफॉर्म और कुछ टास्क को परफॉर्म करते हैं जिनसे बॉडी मेंटेन रहती है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। आप कोई भी डेफिनेशन कर सकते हैं, ये वाली कर लो चाहे ये वाली कर लो। ठीक है। और उसके बाद लाइफ प्रोसेस के पार्ट्स क्या होते हैं। अब ये सारे प्रोसेस देखो, द प्रोसेस विच मेंटेन बॉडी फंक्शन एंड नेसेसरी फॉर सर्वाइवल आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो प्रोसेस जो बॉडी को मेंटेन रखते हैं, बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं और सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं लाइफ प्रोसेस में जो आते हैं, वो ये 4 पार्ट है। एक है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो जाता है अगर ये चारों ही पार्ट में एक ही वीडियो में बनाता है, तो मैंने इनके लिए अलग अलग चारों पार्ट बनाए हैं। तो इस वाले वीडियो में हम न्यूट्रिशंस पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है न्यूट्रिशन यहाँ से। तो इसमें सबसे पहले न्यूट्रिशंस के बारे में देख लेते हैं, न्यूट्रिशन होता क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फूड से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स हो गया और ये न्यूट्रिशन है। ठीक है। तो तो वो प्रोसेस जिसमें हम फूड से, खाने से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो उसको न्यूट्रिशन कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स देखो, आर द सब्सटेंस, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेन ऑफ ए लिविंग बॉडी। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो सब्सटेंस होते हैं जो प्रॉपर ग्रोथ और मेंटेन ऑफ ए लिविंग बॉडी, यानी कि ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल देख लो, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर, विटामिन्स, मिनरल, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, वाटर, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे आपके हो गए न्यूट्रिएंट्स हो गए। पता होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आगे है मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब कितने तरीके के मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। ठीक है। अब एक होता है ऑटोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो इनको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऑटोट्रॉपिक्स को समझ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर फूड फ्रॉम सिंगल इनऑर्गेनिक मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एग्जाम्पल प्लांट। ठीक है। अब इसको समझ लो, ये वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खुद खाना प्रोड्यूस करता है, खुद ही खाना प्रोड्यूस करता है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनको इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है। तो और इसको अगर सिंपल और सरल लैंग्वेज में समझना है इनऑर्गेनिक मटेरियल को, हम कह सकते हैं कि जो है प्रकृति में जो नेचुरली जो मटेरियल मिलते हैं, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में है। ठीक है ना, है ये पहले से, हमें कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता है इनको पाने के लिए, तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल कहलाएंगे। ठीक है। तो
ये हो गए इनऑर्गेनिक मटेरियल से और सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है, खाना बनाते हैं। तो ये प्रोसेस होता कहाँ पर है? प्लांट में होता है। प्लांट क्या करते हैं? प्लांट को तो देखा होगा, पेड़ पौधों को देखा होगा आप लोगों ने, वो अपना खाना खुद ही बनाते हैं। अब ये नहीं पता है आप लोगों को, अभी तक ये नहीं पता होगा कि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये पता है बेचारे खड़े रहते हैं, ठीक है ना, एक जगह खड़े रहते हैं, वो खाना तो खाते नहीं है, लेकिन वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पेड़ पौधे में भी जान होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो वो अपना खाना खुद बनाते हैं। वो बचपन में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पढ़ा होगा, वो इसी में होता है, ठीक है। तो उसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से खाना बनाते हैं, आगे आने वाला ही है। अभी बस इतना समझ लो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं। वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? न्यूट्रिशन इन दिस प्रोसेस organism depend upon other organisms for food to survive. Example humans being और अमीबा। देखो अब हेटरोट्रोपिक्स उल्टा होगा, जैसे ऑटोट्रोपिक्स था ना, वैसे ही है यहाँ पर। वो प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तो उसको हेटरोट्रोपिक्स कहते हैं। अब ह्यूमन बीइंग की बात कर लेते हैं। देखो एक चीज़ और याद रखना है, इसमें एनिमल और ह्यूमन बीइंग में कोई अंतर नहीं है। अगर एनिमल की बात आती है इसमें, एनिमल की, तो एनिमल भी वैसे ही हम हैं, ठीक है ना, एनिमल में ही हम गिने जाते हैं वैसे। लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के बारे में बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन बीइंग के थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह पढ़ा देते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पर ये जो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है ना, ह्यूमन में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो हम अलग अलग नहीं कहेंगे, याद रखना, इनको अलग अलग नहीं कहेंगे। अगर ह्यूमन कह रहे हैं तो इसका मतलब एनिमल है, सारे एनिमल में यही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है, अलग अलग नाम नहीं लूंगा। ह्यूमन कह रहा हूँ तो उसका मतलब एनिमल है, एनिमल कह रहा हूँ तो एनिमल में हम भी आते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे हम अपनी बात कर लेते हैं, हम खाना खाते हैं कहाँ, या तो आप लोग खाना खाते होगे, तो आप लोग क्या करते हैं? आप लोग या तो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है। नॉन वेजिटेरियन है तो इसका मतलब आप किसी को ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, या तो आप किसी, जैसे मान के चलिए आप चिकन खा रहे हैं, तो चिकन का क्या हो गया? वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, चिकन एक ऑर्गेनिज्म हो गया। तो हम अपना खाना खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये भी एक तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म हो गया। अब वो बात अभी तक ये सोच रहे होंगे साहब हम नॉन वेजिटेरियन है, हम तो बहुत बढ़िया है साहब, है ना, यही अभी तक दिमाग में आ रही होगी। नॉन वेजिटेरियन तो चिकन खाते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें खाते हैं। वेजिटेरियन, अब वेजिटेरियन, तो वेजिटेरियन क्या खाते हैं? पेड़ पौधे। अब पेड़ पौधे भी खाते हैं, वो भी एक ऑर्गेनिज्म है, समझ रहे ना, पेड़ पौधे भी क्या है? ऑर्गेनिज्म है। तो वेजिटेरियन खा रहे हो, वो भी हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ही आएगा, आप किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है ना, ठीक है। तो ये ऑटोट्रोपिक और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन ये अच्छे से समझ लेना। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? तो इसमें आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस बहुत पीछे भी छोटी क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से कुछ नई चीज़ें भी सीखेंगे इसमें। तो क्या है ये? द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, फूड मटेरियल, इसको ग्लूकोज कहते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। तो क्या होता है वो प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट कन्वर्ट करता है सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल तो मैंने बताया था, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, किसमें? इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल, कॉम्प्लेक्स नहीं याद रहता तो कर दो इनटू फूड मटेरियल। ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक नहीं भी लिखोगे तो अभी कोई बात नहीं, इनटू फूड मटेरियल। फूड मटेरियल होता है यहाँ पे ग्लूकोज। अभी और इनके बारे में और थोड़ा और बताऊंगा ग्लूकोज के बारे में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है। देखो ये रिएक्शन होती है, तो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और जब सनलाइट आती है, सनलाइट को क्लोरोफिल ऑब्जर्व करते हैं। क्लोरोफिल होता है क्लोरोप्लास्ट में, अभी और बताएंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ सनलाइट को याद रखो, सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं क्लोरोफिल, और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। बचपन से पढ़ा है आप लोगों ने, जब पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। वो इसी वजह से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर वो वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और उससे अपना खाना बनाते हैं, ग्लूकोज कहते हैं जिसको।
और ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये प्रोसेस होता है, बचपन से पढ़ा है आप लोगों ने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब इवेंट अकर्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जब होता है क्या क्या इवेंट होते हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो सबसे पहली है एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर उसके बाद कन्वर्जन लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदला जाता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, किसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है, ठीक है। देखो यहां पर ये देख रहे हो, देखो आप लोग, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन्स में। तो दो स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। कैसे कि पहले तो ये वाटर मॉलिक्यूल टूट रहा है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो इसको रफली ऐसे समझ लो, देखो मैं बता देता हूँ, वैसे याद नहीं करनी है आप लोगों को। पहले क्या हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का किसकी रिएक्शन इसके साथ करा देते हैं, तो ये क्या होता है, C6H12O6 ये बन जाता है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन मालूम होगा, एक ऑक्सीडेशन होता है और एक रिडक्शन होता है, ठीक है। ये केमिस्ट्री में बताया मैंने, नहीं देखा तो वीडियो देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, जब हाइड्रोजन जुड़ जाता है ना उसके साथ, तो क्या होता है, वो रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। तो और ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, और तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई और यहाँ पर क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। तो हम इन दोनों रिएक्शन को साथ में लिख देते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन इस तरीके से लिखी जाती है। तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को भी जो 4 स्टेप हो रहे हैं, 4 स्टेप को अच्छे से याद कर लेना। पहले क्या होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी में बदलता है, और फिर वाटर मॉलिक्यूल को वो केमिकल एनर्जी, वही केमिकल एनर्जी क्या करती है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को अलग अलग कर देती है वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। और उसके बाद रिडक्शन हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं उसका रिडक्शन हो गया है। देखो यहाँ पर है ना, ये पहली रिएक्शन ये है, दूसरी ये है। तो आप लोगों को सिर्फ ये रिएक्शन लिख दोगे और ये 4 पॉइंट्स लिख देना, ठीक है। उसके बाद ये बैलेंस और कर लेना, बैलेंस करना मैंने केमिस्ट्री में सिखाया, ये कर लेना 666 इस तरह ऐसे लगा देना, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, दीज आर द स्मॉल ऑर्गेनल्स फाउंड इन प्लांट सेल, इट कंटेन क्लोरोफिल विच अब्सॉर्ब सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या होता है, ये स्मॉल ऑर्गेनल्स होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं स्मॉल ऑर्गेनल्स, और इनके अंदर क्लोरोफिल होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है। अब उसके बाद है इसमें एक और चीज़ होती है स्टोमेटा। सम अदर स्ट्रक्चर आर ऑल्सो प्रेजेंट सच एज स्टोमेटा। क्या होते हैं, कुछ अलग तरीके के स्ट्रक्चर भी होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा क्या होता है, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। जो छोटे छोटे पोर्सेस होते हैं लीफ के अंदर, उनको हम स्टोमेटा कहते हैं दैट पार्टिसिपेट इन द गैसेस एक्सचेंज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ये गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, बट इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। ये बहुत सारे वाटर लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं स्टोमेटा। क्यों होते हैं, देखो जैसे ये स्टोमेटा का ये एक डायग्राम है स्टोमेटा का। ये गार्ड सेल है और ये एक पोर्स दे रखा है, ये दोनों गार्ड सेल है, किडनी शेप में ये गार्ड सेल हैं, और ये क्लोरोप्लास्ट, ये छोटे छोटे यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, इसी में ही क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, इसी में ही क्लोरोफिल होते हैं। अब यहाँ पर देखो ये पोर्स स्टोमेटा खुला हुआ है और ये बंद है, ये बार बार बंद होते हैं और खुलते रहते हैं, ठीक है। ये बंद है और ये खुला हुआ है, ये प्रोसेस चलता रहता है। इस वजह से इस पर गैसेस एक्सचेंज होते रहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को ये छोड़ते हैं, लेते हैं, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या होता है कि वाटर लॉस करते हैं, ये वाटर को लॉस करते हैं। कैसे, ये यहाँ पर इन्हीं छेद के जरिए से, क्योंकि ऑक्सीजन जब निकालते हैं तो साथ में वाटर वेपर यानी पानी भाप बन के इनके साथ उड़ जाता है काफ़ी सारा,
और ये क्यों होता है, ये प्रोसेस क्यों होता रहता है, अगला जो वीडियो है रेस्पिरेशन का उसमें मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इससे पहले ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट के बारे में पढ़ रहे थे, अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं ये देख लेते हैं। क्योंकि देखो ये 3 टाइप्स के होते हैं, सेप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और हेलोजॉइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें क्या होता है, इस वाले मोड में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है फूड लेते हैं अपना किससे, डेड एनिमल से, डेड मैटर या डेकिंग ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिक ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि ये इसमें क्या होता है, कुछ सड़ती हुई चीज़ें या मरी हुई चीज़ों से जो न्यूट्रिशन लेते हैं ऑर्गेनिज्म, उनको हम क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है और यीस्ट आता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग देम। इस वाले मोड में क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है बिना उसको मारे, है ना, तो बिना उसको मारे न्यूट्रिशन ले रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, मॉस्किटो। जैसे इसका एग्जांपल क्या हो गया, मॉस्किटो। अब इसमें जैसे कि आप कुछ जानवरों के ऊपर ले लो, जानवर में है, जानवरों के जैसे कुत्तों को ले लो, कुत्तों में कुछ कीड़े चिपक जाते हैं और उनका खून चूसते रहते हैं, तो वो क्या हो गए, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गए। ठीक है, तो ऐसा ये इस तरीके का न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बिना मारे उससे न्यूट्रिशन लेता रहे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद हेलोजॉइक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस, है ना, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस टेक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल विच आर टेकन ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस, सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। अब इस बार हेलोजॉइक में क्या होता है, हेलोजॉइक में देखो ये है कि वो जिसमें जो है शाकाहारी, मांसाहारी और दोनों ही, ओमनिवोरस, शाकाहारी मांसाहारी, वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लेते हैं, फिर उसके बाद उसको है ना डाइजेस्ट करते हैं, टेक डाउन इनटू सिंपल एंड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे एनिमल और ह्यूमन, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, हम खाना ले रहे हैं, उसको फिर डाइजेस्ट कर रहे हैं, डाइजेस्ट करने के बाद हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हेलोजॉइक न्यूट्रिशन कहलाता है एनिमल और ह्यूमंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा is a unicellular organism with halozoic mode of nutrition. It is take place with the help of temporary finger-like extension called Pastopodia. Pastopodia थोड़ा नाम अजीब है, ठीक है ना, स्पेलिंग याद कर लेना इसकी। Different stages of nutrition in amoeba include ingestion, digestion, absorption and egestions. तो इसको डायग्राम से समझते हैं। ये अमीबा है और बहुत कभी कभी किताबों में हमको चप्पल जैसी शेप का भी दिख जाता है ना, किसी भी शेप, कोई शेप फिक्स नहीं है इसकी, किसी भी शेप का होता है, जेली टाइप का होता है ये। तो ये क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं अमीबा, क्योंकि ये एक लौता ऐसा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हेलोजोनोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करता है, हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। तो यूनिसेलुलर है और हेलोजोइक मोड में न्यूट्रिशन लेता है ना। It take place with the help of temporary finger-like projection होते हैं इसमें, ये दो है ना, ये और ये, तो इनको ही कहते हैं पेस्टोपोडिया कहते हैं इनको। और यहाँ ये देखो, ये फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल का अंदर ले रहा है, ये इंजेक्शन हो गया है ना, फूड पार्ट यानी कि लेना, अंदर ले लिया, उसके बाद डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, इजेशन हो रहा है, इजेशन यानी कि बाहर निकालना। तो ये सारी चीज़ें हो गई, और ये सारी चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ये चारों, ये मैं जो है बताऊंगा अभी, जब ह्यूमंस की बात आएगी तो ये सारी और टर्म्स अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ठीक है, अच्छे से समझाऊंगा। अभी फिलहाल बस नाम याद कर लो, और जब वहाँ पे पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि एब्जॉर्प्शन क्या हो गया, डाइजेशन क्या हो गया, ठीक है। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल अभी ये पढ़ लो, बस नाम याद पढ़ लो कि हाँ ये होते हैं प्रोसेस। पहले खाना अंदर लिया, फिर उसके बाद डाइजेस्ट करा उसने, फिर एब्जॉर्ब यानी कि जो एनर्जी मिली उसको एब्जॉर्ब कर लिया, फिर उसके इजेशन कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया, जो खाना बेकार बचा हुआ था, जो डाइजेस्ट नहीं हो सकता, उसको बाहर कर दिया।
ठीक है, इसमें दिखाया डिफरेंट स्टेजेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इंक्लूड इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। ठीक है, तो ये तो हो गया अमीबा का। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, वो है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ह्यूमंस न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इसमें दे रखा है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट अ लॉन्ग ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, सबसे पहले ये समझो डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जो ह्यूमंस में देखो सभी में न्यूट्रिशंस की बात हो रही है, तो न्यूट्रिशंस क्या है, फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेना, खाने से न्यूट्रिएंट्स को लेना ही न्यूट्रिशन कहलाता है। सबसे पहले पेज पे मैंने बताया था, है ना। ठीक है, तो खाने से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो खाने को खाने के बाद उससे न्यूट्रिशन कैसे लेंगे। तो वहाँ पर जब हम खाना खाते हैं तो उससे डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद न्यूट्रिशंस हमको मिलते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना जरूरी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो न्यूट्रिशंस मतलब डाइजेस्टिव, ह्यूमंस बीइंग का न्यूट्रिशन कहाँ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ही होता है सारा। डाइजेस्ट खाना होता है तभी हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना। तो क्या, तो यहाँ पर दे रखा है द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन कंसिस्ट अ लॉन्ग ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, क्या होता है, एक लॉन्ग ट्यूबुलर होता है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। किस तरीके से देखो, यहाँ डायग्राम देखो, ये क्या है, ह्यूमंस डाइजेस्टिव सिस्टम है। खाना हम यहाँ से खाना लिया हमने, खाना खाया, उसके बाद ये जो है एसोफेगस से फूड पाइप से होता हुआ, वो फूड पाइप से होता हुआ लीवर में पहुंचता है। फिर उसके बाद ये लास्ट में क्या है, जहाँ से एनस से होकर निकल जाता है, लास्ट से जहाँ से हम पॉटी के जरिए निकल जाता है सारा खाना। तो वहाँ तक पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी को ही हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल तो समझ में आ गया क्या होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होते हैं, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या है, जो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में कई जगहों पर ग्लैंड्स होती हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर। ठीक है, तो ये सारी ग्लैंड्स है, ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं, और आगे मैं इनके बारे में बताता चलूँगा। ठीक है, आता रहेगा तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का समझ में आ जाएगा क्या चीज़ होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल देखो मैंने थोड़ा सा बता ही दिया, लेकिन होता क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब वेयर द एंटायर प्रोसेस ऑफ द डाइजेशन टेक प्लेस। इट हैज़ एन इंटरनल कॉइल ट्यूब विच रन फ्रॉम एंटीरियर माउथ टू द पोस्टेरियर एनस। क्या होता है, लॉन्ग ट्यूब होती है, एंड और सारा डाइजेशन इसकी के ही अंदर होता है खाने का। इट इज़ अ, ये क्या है, इट इज़ एन इंटरनल कॉइल्ड ट्यूब, कॉइल्ड ट्यूब होती है, यानी कि अंदर से जो है मुड़ी हुई होती है, विच रन फ्रॉम इंटीरियर माउथ। कहाँ से स्टार्ट होती है, मुंह के अंदर की तरफ से, मुंह के अंदर की तरफ से स्टार्ट होती है, और ख़त्म कहाँ पे होती है, लास्ट में एनस से, लास्ट एनस से। ठीक है, वहाँ पर ख़त्म होती है ये एनस, मतलब जहाँ से हम पॉटी करते हैं, पोस्टीरियर यानी पीछे का जो एनस होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है आपका माउथ। अब एलिमेंट्री कैनाल हो गया, अब माउथ से स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत देखो बहुत बड़ा है जी, न्यूट्रिशन में यही टॉपिक सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो इसको ध्यान से करना। माउथ कैविटी, इट एक्ट्स एज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम वेयर द फूड एंटर इनटू द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ मेनली इंक्लूड ऑफ टू मेजर पार्ट्स। क्या पढ़ा आप लोगों ने, ये जो है फर्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जहाँ से फूड एंटर करता है इनटू द एलिमेंट्री कैनाल, यहाँ से फूड एंटर होता है एलिमेंट्री कैनाल में। इसके दो मेन पार्ट होते हैं, मेजर पार्ट होते हैं। क्या क्या, वो नेक्स्ट पेज में हम करेंगे क्या क्या होते हैं, तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब नेक्स्ट जो माउथ के जो दो पार्ट्स थे, मेजर पार्ट्स, उनके बारे में देख लेते हैं क्या है वो। तो सबसे पहला है टंग, यानी कि जीभ। तो जीभ इसमें देखो, इट इज़ अ हाईली मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट एट फ्लोर ऑफ वोकल कैविटी। ये क्या है, हाईली मस्कुलर, यानी कि बहुत ज़्यादा मसल से बनी होती है, और सेंसरी ऑर्गन यानी कि बहुत ही जल्दी सेंसिटिव होती है, हर चीज़ को सेंस कर लेती है, स्वाद को, गर्मी ठंडी, गर्म ठंडा, है ना। तो और ये प्रेजेंट होती है वोकल कैविटी, यानी कि मुंह के अंदर जो खोखला है, मुंह हमारा खोखला होता है अंदर से, उसके निचले भाग में होती है। इट वेयर सेवरल टेस्ट बर्ड्स फॉर बेसिक टेस्ट सच एज स्वीट्स, बिटर, सॉल्टी, सॉर। क्या है ये, इसमें सेवरल बर्ड्स होते हैं, बहुत सारे सेवरल बर्ड्स होते हैं टेस्ट को महसूस करने के लिए। और जैसे ये चार ये मीठा, कड़वा, नमकीन और खट्टा, ये सारे स्वाद को
चेक करने के बहुत सारे सेवरल टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टंग ऑल्सो हेल्प इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। अब देखो सलाइवा को अभी इतना समझ लो, सलाइवा ये जो लार होती है हमारी, तो टंग क्या काम करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स कर लेती है, हमारी लार के साथ मिक्स कर देती है, ठीक है। सलाइवा का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो मुंह का जो मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है खाने का डाइजेशन, ठीक है। अभी आगे देखते हैं। और टीथ, दिस आर हार्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द बोन ऑफ बोथ लोअर एंड अपर जॉ। ह्यूमन हैव 20 milk teeth and 32 permanent teeth. 4 different type of teeth are incisor for cutting the food, canines for tearing of food, premolar and molar for pressing, chewing and grinding of food. देखो टीथ के बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो क्या होता है, हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं बोथ और बोन ऑन द बोथ बोन्स ऑन बोथ लोअर एंड अपर जॉ, यानी कि मुंह के निचले और ऊपर वाले हिस्से में बोन से में प्रेजेंट होते हैं, बोन से अटैच्ड होते हैं ये दांत, ठीक है। तो और ह्यूमंस के 20 दांत दूध के होते हैं और 32 दांत परमानेंट होते हैं। तो ये तो आप लोगों को पता ही होगा, 32 दांत होते हैं। और 4 तरीके के दांत होते हैं। इंसीजियर मतलब आगे के जो दांत होते हैं, ऊपर नीचे के आगे के दांत। और कैनाइंस होते हैं, कैनाइंस जो साइड में नुकीले दांत होते हैं ना, ऊपर की तरफ हमारे साइड में नुकीले दांत हैं, कैनाइंस होते हैं, इनको कहते हैं कैनाइंस। और ये फूड को फाड़ने के काम आते हैं। ये जो है जानवरों में भी होते हैं, जितने भी मांसाहारी हैं इनमें कैनाइन होते हैं। जैसे जितनी बिल्लियां हैं, कुत्ते हैं, उनमें 2 नुकीले दांत होते हैं, तो उनको कैनाइंस ही कहते हैं। वो मांस को फाड़ने के काम आते हैं। हमारे पास क्यों है, क्योंकि हम भी पहले मांसाहारी हुआ करते थे, तो अभी भी वो दांत वैसे ही हैं। लेकिन अब तो कोई फाड़ता तो है नहीं, वो तो पका के खाते हैं, तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद प्रीमोलर एंड मोलर, ये 2 अलग तरीके का। ये क्या होते हैं, क्रशिंग, च्यूइंग और ग्राइंडिंग, यानी कि चबाने के लिए, पीसने के लिए ये दांत काम, जो लास्ट में होते हैं पीछे की तरफ, थोड़े चपटे होते हैं ये, ठीक है। तो ये तो टंग हो गया और टीथ हो गया। उसके बाद ये सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं, जो अभी मैंने बताया था ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। तो वैसे ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे। तो पहला आ गया अब सैलिवरी ग्लैंड्स क्या होता है, प्रोड्यूस सलाइवा। ये जो होते हैं मुंह के पास होते हैं, जीभ के पास ही होते हैं, ये सलाइवा प्रोड्यूस कर। सलाइवा कंटेन एंजाइम्स सैलिवरी एमिलेज। जो सलाइवा में एक एंजाइम्स होता है जिसको कहते हैं सैलिवरी एमिलेज, दैट ब्रेक डाउन फूड का ही एक फॉर्म होता है स्टार्च टू सिंपल शुगर। तो क्या कर देता है ये एंजाइम्स जो है, सलाइवा जो है, स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन। स्टार्च क्या हो गया, फूड हो गया। अब देखो आगे और बताता चलूँगा, सारी चीज़ें समझ में आएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टार्च को याद रखना, स्टार्च शुगर से पहले की फॉर्म है, ठीक है, शुगर से पहले की फॉर्म होती है ये। और इसके बारे में और मैं लास्ट में भी बताऊंगा। तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं अभी हम। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका फेरिंग्स, स्मॉल एंड फनल शेप। ये बहुत होती है, इज स्मॉल, फेरिंग्स इज स्मॉल एंड फनल शेप। फेरिंग्स है यहाँ पर, ठीक है। पहले फेरिंग इज स्मॉल एंड फनल शेप। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द ओरल कैविटी। इट कम्युनिकेट्स विद बोथ एसोफेगस एंड ट्रैकिया। देखो ये एक बहुत छोटी और फनल शेप होती है। फनल शेप मतलब कीप टाइप की होगी, इस तरीके से कीप टाइप की होती है, ठीक है। फनल शेप, फनल इसको कहते हैं। लैब में देखा होगा आपने फनल कैसी होती है। तो छोटी है, फनल शेप्ड है, और ओरल कैविटी जो मुंह के अंदर की तरफ होता है ना। जीभ नीचे की तरफ होती है और ये फेरिंग्स क्या होता है, मुंह के अंदर की तरफ होता है। और ये कम्युनिकेट किससे करता है, एसोफेगस और ट्रैकिया, यानी कि जो फूड पाइप होता है, एसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं। इसको हम फूड पाइप भी कहेंगे। फूड पाइप यानी जिससे खाना जाता है। और ये क्या होता है, जिससे हवा जाती है, ट्रैकिया ये लंग से कनेक्टेड होता है। और ये फूड पाइप यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो है फेरिंग्स जो है दोनों से कम्युनिकेट करता है, दोनों से ही कम्युनिकेट, क्योंकि नाक और मुंह दोनों ही सेम जगह पर जाते हैं। हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं। और खाना हम जब खाते हैं तो फिर सिर्फ मुंह से जाता है वो, है ना। और मुंह से हम सांस और खाना दोनों ही खाना भी खाते हैं और सांस भी लेते हैं। तो यानी कि ये जो मुंह के जो अंदर जो फेरिंग्स है वो दोनों से ही कनेक्टेड है, ठीक है।
हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका वो है एसोफेगस। एसोफेगस क्या होता है? एसोफेगस इट इज अ थीन लॉन्ग ट्यूबुलर मस्कुलर ट्यूब दैट लीड इनटू स्टोमक, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्टेलिक मूवमेंट। पेरिस्टेलिक मूवमेंट है ना। तो सबसे पहले समझ लो, जो जो डायग्राम था ना पीछे, वो डायग्राम देख लेना एक बार, और आप लोग नोट्स निकाल के रख लो सामने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो फूड पाइप है, फूड पाइप वो इस तरीके से है, मुंह से इस तरीके से नीचे की तरफ जो फूड पाइप जा रही है, मुंह से जुड़ी हुई होती है जो, ठीक है, डायग्राम में। तो ये फूड पाइप है, इसी को ही एसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप भी कह सकते हैं। तो ये क्या होती है? लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, और कहाँ पे? स्टोमक से जाकर मिलती है, ये लिवर सा हो जाता है, ठीक है, आगे जाके लिवर, इससे जाके मिलती है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक बाय पेरिस्लेटिक मूवमेंट। पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होता है? देखो, ये मान के चलो फूड पाइप है, फूड पाइप है, और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ये जो है फूड पाइप है, और मोटी कर दी मैंने, है ना, फूड पाइप है। अब यहाँ पर जो है खाना है, ये खाना है। तो ये जो है पेरिस्लेटिक मूवमेंट क्या होती है, इसको समझ लो। ये क्या होता है पेरिस्लेटिक मूवमेंट? ये जो है यहाँ पर मसल्स की वजह से ये श्रिंक हो जाएगी, यहाँ पर ये ट्यूब जो है श्रिंक हो जाती है, श्रिंक हो जाएगी, और ये श्रिंक होते हुए नीचे आएगी इस तरीके से, ऊपर से नीचे तक इस तरीके से मसल्स श्रिंक हो जाती हैं, यानी ऊपर जो है दब के चलती है ये, और ये पूरी नीचे तक इस तरीके से जाती है और खाने को धकेल के ले जाती है नीचे। इसी को कहते हैं पेरिस्लेटिक मूवमेंट कहते हैं। समझ में आया? एक तरीके से मान लो पाइप है कोई, उसके अंदर कुछ फंसा हुआ है, और हम 2 उंगलियों से पकड़कर चारों तरफ से उसको आगे की तरफ करते हैं, तो वो जो भी फंसा वो आगे निकल जाएगा, है ना। समझ रहे हैं? इमेजिन कर लो इसको, ठीक है। तो पेरिस्लेटिक मूवमेंट कहते हैं इसको। ये क्यों होता है पेरिस्लेटिक मूवमेंट? क्यों हो रही है? मसल्स के सिकुड़ने और फैलने की वजह से होता है। ये मसल्स फैलते और सिकुड़ते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद देखते हैं स्टोमक। मैं इसको साफ कर देता हूँ। स्टोमक क्या होता है? इट इज द मोस्ट डायलेटेड शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है डायलेटेड शेप जो है इसकी, डायलेटेड शेप मतलब ये जो है सबसे ज़्यादा फैलने वाला पार्ट है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज़ द मोस्ट डायलेटेड शेप्ड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी कि सबसे चौड़ा पार्ट हो गया ये, सबसे ये फैल जाता है। ये जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, गुब्बारे की तरीके से काफ़ी फैल जाता है। आप लोग देखा होगा खाना खा ले तो ज़्यादा सारा जाता कहाँ है? स्टोमक में ही जाता है सारा, है ना, उसी में भर जाता है जाके, वो एकदम से नहीं जाता है, सारा कुछ भर जाता है, ठीक है। दिस सर्व्स एज ए स्टोर हाउस ऑफ द फूड वेयर पार्सली डाइजेशन टेक प्लेस थ्रू द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब सारा ये स्टोर हाउस, एक तरीके से इसको स्टोर हाउस कह सकते हैं फूड का, जहाँ पर पार्सली डाइजेस्ट होता है। पार्सली डाइजेस्ट होता है, क्यों होता है पार्सली डाइजेस्ट? देखो, अब डाइजेस्ट शुरुआत में थोड़ा सा काम हुआ था सैलिवरी ग्लैंड्स की वजह से, मुंह में जो लार होती है उसकी वजह से थोड़ा सा वहाँ पर डाइजेशन हुआ था। और मैं वहाँ पर बता दूँ आप लोगों को, सैलिवरी ग्लैंड्स जो है, जब हम रोटी ज़्यादा खाते हैं ना, रोटी का टुकड़ा लें हम, अब थोड़ी देर तक उसको चबाते रहे, थोड़ी देर बाद वो रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? क्योंकि सैलिवरी ग्लैंड्स जो एंजाइम होते हैं उसमें, वो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देते हैं, शुगर में बदल देते हैं, शुगर, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है? इट इज़ द मोस्ट, ये तो हो गया। अब यहाँ पर पार्सली डाइजेशन हो गया, क्योंकि खाना स्टोर हो गया आके, पार्सली डाइजेशन हो रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि जो इसमें स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या निकालते हैं? गैस्ट्रिक थ्रू द सेक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वजह से, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनकी वजह से पार्सली डाइजेशन होता है। वो कैसे होता है आगे देखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। इट रिलीज गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ये मैं सारी चीज़ें याद करा दूंगा, ठीक है, सारी चीज़ें, ये तो पूरा अच्छे से मैं करा दूंगा, ठीक है, इसकी टेंशन मत लो, बस पूरा वीडियो देखो, सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आप लोगों को। इट इज़ रिलीज गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl क्या करता है? मेक मीडियम एसिडिक मीडियम कर देता है। HCl वही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये बहुत खतरनाक होता है, हाथ पैर जल जाते हैं अगर ये ऐसे ही गिर गया हाथ पैरों पे। तो ये इससे क्या होता है? ये मीडियम को एसिडिक कर देता है। किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। जब खाना अंदर जाता है, तुम लोग तो मानते नहीं हो, फिर आजकल हर किसी की आदत क्या है? मोमोज खाने हैं,
मोमोज खाने हैं और जो बाहर का उल्टा सीधा खाना है, तो वो उसमें जो है हार्मफुल बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। अब लेकिन कभी कभार, और घर में भी ऐसा नहीं है, घर में भी नहीं हो, घर में भी कभी कभी आ जाते हैं। तो जो भी उल्टी सीधी चीज़ें होती हैं उनको खाने से जो हार्मफुल बैक्टीरिया पेट में पहुंच जाते हैं उनको एसिड क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो HCl का तो ये काम है, ठीक है। तो ये, और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है पेप्सिन। पेप्सिन भी रिलीज होती है ना इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में। तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, ठीक है। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदल देता है, ठीक है। और म्यूकस क्या करता है, एक म्यूकस भी रिलीज करता है। म्यूकस यानी कि एक तरीके की म्यूकस गाढ़ा गाढ़ा चिकना सा पदार्थ होता है। तो वो क्या करता है, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। यानी कि HCl है, HCl से सीधी सी बात है भाई, हमारे स्टोमक जल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो इनर लाइनिंग, अंदर की तरफ जो है सतह से चिपक जाता है म्यूकस, और वो उसको प्रोटेक्ट करता है, जलने से बच जाता है HCl से, ठीक है। और ज़्यादा आप लोग उल्टा सीधा खाते हो ना, फिर जो एसिड HCl ज़्यादा बन जाता है, कभी कभी एसिडिटी हो जाती है, वो ये इसी वजह से हो जाती है। उल्टा सीधा मत खाया करो कुछ भी। चलो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है डाइजेशन का, खाना स्टोमक तो आ गया है ना। स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो डायग्राम और देख लेते हैं, अभी इसको मैं बताता हूँ। देखो खाना अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, मुंह में आता है, मुंह के बाद ये फूड पाइप से एसोफेगस से होता हुआ पेरिस्लेटिक मूवमेंट के जरिए ये कहाँ तक आता है, स्टोमक में आता है, ठीक है। स्टोमक में आ गया, स्टोमक के बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन देखिए, जो पतली पतली जो नलियां हैं अंदर वाली, इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। और लार्ज वाली क्या होती है, ये लार्ज है, जो मोटी सी चारों तरफ से दिखाई दे रही है, इसको हम लार्ज कहते हैं। चलो अभी पहले स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स। ये क्या है, सबसे एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट है, और ये कंप्लीट डाइजेशन, यहाँ पर जो है कंप्लीट डाइजेशन होता है, ठीक है। विच इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट बन जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। क्यों, किस तरीके से, देखो, सेक्रेशन फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियास, secretion of from liver and pancreas enter the intestine to help in the digestion process। जो लिवर और पेनक्रियास हैं, पेनक्रियास और लिवर से जो सेक्रेशन हो रहे हैं, जो एंजाइम्स बन रहे हैं, उनकी मदद से, ठीक है, वो उनकी वजह से क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है। अब देखो वो किस तरीके से होता है। तो लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। बाकी सब ये तो है ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन तो सबसे ज़्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा है। तो ये चीज़ें याद रखना, ये सारी, इसको भी इंपॉर्टेंट ही कर लो। लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट। लिवर क्या होता है, लिवर जानते हो, जो लिवर दिखाई दे रहा है ये, है ना लिवर, तो रेड कलर का होता है ये लिवर। डायग्राम में शायद रेड कलर का ही है, वैसे मैंने भी नहीं देखा अंदर से। लिवर प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल सॉल्ट, वाइल जूस और वाइल सॉल्ट को प्रोड्यूस कर रहा है। वाइल जूस मेक्स द फूड एल्कलाइन। अब वाइल जूस देखो हर चीज का यूज हो जाता है यहाँ पर। वाइल जूस क्या करता है, फूड को एल्कलाइन कर देता है, मेक्स द फूड एल्कलाइंस। अब भाई जो फूड एसिडिक हो गया था पहले, कहाँ पर, स्टोमक में HCl बन रहा था, HCl, और क्या बन रहा था, पेप्सिन और म्यूकस, ठीक है। ये याद रखना, यहाँ पर HCl, पेप्सिन और म्यूकस ये बन रहे थे। तो HCl से एसिडिक हो गया भाई, एसिडिक अब जब जाएगा तो आगे डैमेज कर देगा ना। तो एसिड और बेस की रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस, मेरा एक वीडियो भी है इसमें, तो वो वीडियो देख लेना, एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला, वो वीडियो डाल रखा है मैंने। तो जो एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। तो यानी कि एसिड और बेस की जब रिएक्शन करा देंगे, ना तो वो सॉल्ट रहे, ना तो वो एसिड रहेगा, ना बेस रहेगा, ठीक है। तो ये काम होते हैं यहाँ पर। तो जब बाइल सॉल्ट क्या कर देगा, खाने को एल्कलाइन कर देगा, तो एसिडिक एल्कलाइन कर दिया उसने थोड़ा सा, यानी कि एसिडिक खत्म, थोड़ा हल्का सा एल्कलाइन हो गया वो, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड वाइल सॉल्ट ब्रेक, अब क्या है, एंड वाइल सॉल्ट ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। वाइल सॉल्ट क्या करता है, लार्ज
फैट ग्लोबुल्स को जो है वो ब्रेक कर देता है। फैट ग्लोबुल्स, फैट होते हैं ना जो, फैट ग्लोबुल्स कहते हैं उनको, उनको तोड़ देता है। बाइल सॉल्ट, ठीक है ना, याद रखना बाइल सॉल्ट क्या करता है। चलो मैं एक लिख देता हूं यहां पर। ये जो है लिवर क्या कर रहा है, लिवर बना रहा है बाइल जूस, वाइल जूस और वाइल सॉल्ट, ठीक है, वाइल सॉल्ट, वाइल सॉल्ट कर लेना इसको, वाइल सॉल्ट। अब ये क्या, ये तो वाइल, वाइल जूस एल्कलाइन कर रहा है खाने को, इस तरीके से याद करना है, एल्कलाइन कर रहा है। और ये ब्रेक, फैट को ब्रेक कर रहा है, फैट को ब्रेक, ब्रेक फैट, है ना, ठीक है, इतना हो गया। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। अब ये जो फैट ग्लोबुल्स को तोड़ रहा है ना, जो ये क्या है, वाइल्ड सॉल्ट जो तोड़ रहा है फैट ग्लोबुल्स को, इसको कहते हैं इमल्सिफिकेशन, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, ठीक है। ये हो गया लीवर का काम का। गैल ब्लेडर क्या करता है, गैल ब्लेडर इट स्टोर बाइल जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट। गैल ब्लेडर में क्या स्टोर होते हैं, बाइल जूस और वाइल्ड सॉल्ट जो स्टोर होते हैं यहाँ पर, ठीक है, गैल ब्लेडर में। और ये कभी कभी पत्थरी बन जाती है, तो इसी में से ये इसको पूरा निकालना पड़ता है, ठीक है। अब ज़्यादा मत दिमाग चलाना, निकाल देंगे तो फिर कैसे काम होगा भैया, वो डॉक्टर जानते होंगे ना। चलो उसके बाद जितना है हम उतना पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये गैल ब्लेडर का यूज़ हो गया, इट स्टोर बाइल जूस एंड वाइल्ड सॉल्ट। उसके बाद पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास, पेनक्रियास कहाँ है, हाँ पेनक्रियास, ये जो है पेनक्रियास, ये भी एक ग्लैडर है, ठीक है ना, ये इसको भी ग्लैंड, सॉरी ग्लैंड्स है ये ट्रिप्सिन और लिपेस रिलीज करते हैं। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड, प्रोटीन को अमीनो एसिड में ब्रेक डाउन करता है। और ये कुछ याद आ रहा है, ये जब पेप्सिन है, देखो यहाँ पर जब स्टोमक में पेप्सिन होता है, वो भी प्रोटीन को किस में करता है, अमीनो एसिड में। तो याद रखना प्रोटीन डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड में होता है। तो दो जगह प्रोटीन का डाइजेशन होता है, एक स्टोमक में और एक स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन जो है डाइजेस्ट होने के बाद अमीनो एसिड बनाता है, ठीक है, किसके मतलब ट्रिप्सिन और पेप्सिन करते हैं, ये ट्रिप्सिन और पेप्सिन, ठीक है, दोनों नाम सेम से हैं, तो याद रखना। उसके बाद लिपेज इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। लिपेज क्या करता है, लिपेज मतलब इमल्सिफाइड फैट, इमल्सिफाइड यानी कि जो वाइल्ड सॉल्ट ने यहाँ पर जो लार्ज फैट ग्लोबुल्स को तोड़ा था, बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, उसके बाद लिपेज ने क्या करा, वो इमल्सिफाइड यानी कि जो छोटे टुकड़े रह गए थे उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया, खत्म कहानी, है ना। तो ये हो गया, बस इतना है, ठीक है। तो याद रखना ये सारी चीजें ना डायग्राम के जरिए याद रखना कि पेनक्रियास ट्रिप्सिन और लिपेस निकालता है, रिलीज करता है, लिवर क्या करता है, बाइल जूस और वाइल्ड सॉल्ट, ठीक है ना। ये चीजें याद रखना जरूर, इनके यूज जरूर याद रखना कुछ, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब ये इसको देख लो, 3D मॉडल के जरिए मैं आपको बताता हूँ ये एलिमेंट्री कैनाल होता किस तरीके से। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला ऊपर स्टोमक के ऊपर दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर, ये फूड पाइप एसोफेगस कहते हैं इसको। उसके नीचे क्या है, स्टोमक है। उसके ये स्टोमक कहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना फिर उसके बाद जो है लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और लास्ट में एनस के जरिए शरीर से बाहर निकल जाता है। ये इस तरीके से पूरा डायग्राम देख लो इसको 3D मॉडल में, ठीक है। ये देख लो, इंटेस्टाइन ही चल रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही चल रहा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में अभी ये चीज़ें ध्यान रखो, 3 पॉइंट याद रखना। जो स्टार्च होता है इसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखो कार्बोहाइड्रेट किस किस में होता है, गेहूँ चावल में होता है, दालों में होता है, अनाज में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। इसको स्टार्च भी कहते हैं कार्बोहाइड्रेट को, जो ये डाइजेस्ट होने के बाद शुगर या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये याद रखना। फैट जो डाइजेस्ट होने के बाद फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। बस ये चीज़ें 3 चीज़ें याद रखनी है। अब देखो यहाँ पर स्टार्च फैट और प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, 3 अलग तरीके के सब्सटेंसेस बना रहे हैं ना, है ना। तो बस इन चीज़ों को याद रखना है। और यहाँ पर ये चीज़ सबसे ज़्यादा समझने वाली है कि स्टार्च, कभी स्टार्च कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, कभी ग्लूकोज शुगर कहते हैं। तो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट एक ही चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन बात एक ही है। और शुगर और ग्लूकोज भी बात एक ही है लेकिन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस होता है इसमें। लेकिन ये कह सकते हैं हम, इस तरीके से लिख सकते हैं, स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट, शुगर को ग्लूकोज, ठीक है। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही
इंटेस्टाइन, स्मॉल छोटी आंत, इसको छोटी आंत और बड़ी आंत भी कहते हैं, छोटी आंत। तो स्मॉल, इसमें क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली आर प्रेजेंट एंड हेल्प इन द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्प्शन। Herbivores have longer small intestine as plant have cellulose that take टाइम टू डाइजेस्ट। तो देखो इनमें क्या होता है, जो आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में अंदर से अगर देखोगे ना, तो अंदर से इनके सरफेस पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ऐसे छोटे छोटे छोटी छोटी इंगलियों जैसे प्रोजेक्शन होते हैं, छोटे छोटे ये, ठीक है ना, इस तरीके से। तो मैं और अब थोड़ा और बड़ा बना देता हूँ मैं, जैसे ये इस तरीके से कर लो, ये छोटे छोटे फिंगर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, अब देखो जैसे ये है, इस तरीके से हम मान के चले, ये सरफेस है, आंत है। अगर ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस में ये अंदर वाला पार्ट बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ से एब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिएंट्स को तो एरिया कम हो जाएगा। अगर इसकी सतह पर बहुत सारे इस तरीके से विली होंगे इस तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी कि सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, ऐसे बहुत सारे होंगे, ठीक है, चारों तरफ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रही है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये प्रोजेक्शन से, विली लाइक प्रोजेक्शन से बहुत फ़ायदा होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो और ये दिखाई भी देते हैं, जब आप देखोगे ना स्मॉल इंटेस्टाइन को देखोगे, वैसे होती हैं, डॉक्टर वगैरह तो देख लेते हैं इनको, देखोगे आप तो वहाँ पर आप लोगों को ये जो है इसमें विली होंगे बहुत सारे। हमारी आंत में भी होता है, हमारी इंटेस्टाइन में भी होगा विली प्रोजेक्ट्स, बहुत छोटे छोटे, ये नहीं कि इतनी बड़ी बड़ी उंगलियां दिखाई देंगी आप लोगों को, उंगली जैसे नहीं, बहुत ही छोटे छोटे, ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे, और पूरे सरफेस में चारों तरफ होंगे, चारों तरफ, ठीक है। तो उसके बाद हार्बीवोरस हैव लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन एज प्लांट हैव सेल्यूलोज। हार्बीवोरस जो होते हैं, हार्बीवोरस की लॉन्ग इंटेस्टाइन होती है। लॉन्ग इंटेस्टाइन क्यों होती है, क्योंकि वो प्लांट में सेल्यूलोज होते हैं दैट टेक्स टाइम्स टू डाइजेस्ट, ठीक है। तो क्या है, इनमें बहुत, ये जो है हार्बीवोरस की जो आंतें होती हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती हैं। हार्बीवोरस जो सिर्फ घास खाने वाले जानवर होते हैं, भैंस, बकरी, गाय, ठीक है, हिरन, ये सारी चीज़ें जो शाकाहारी होते हैं, उनकी इस इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, हमारी इतनी बड़ी नहीं है, हम इतने डेवलप हो गए क्योंकि हम पका हुआ खाना खाते हैं, जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि प्लांट को खाते हैं, कच्चा प्लांट खाते हैं, पेड़ों को खाते हैं, घास को खाते हैं, वो सेल्यूलोज होता है, उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो। वो सेल्यूलोज से कार्बोहाइड्रेट बनाना पड़ता है उनको पहले। सेल्यूलोज भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है, लेकिन सेल्यूलोज को पहले कार्बोहाइड्रेट में तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को फिर ग्लूकोज में, उनका लंबा प्रोसेस हो जाता है जानवरों का, ठीक है। तो इसलिए उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी उनका बड़ा होता है, ठीक। अब आगे चलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल तो यहाँ पर खत्म हो गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ऑल्दो शॉर्टर बट इट इज कॉल्ड लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज वाइडर इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्योंकि ये शॉर्टर है, लेकिन फिर भी इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, बिकॉज इट इज वाइड इन डायमीटर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखो डायग्राम मैंने पीछे दिखा दिया आप लोगों को, है ना, डायग्राम दिखाया था मैंने। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी पतली वाली नली सी दिखाई दे रही होगी वो स्मॉल होती है, जो चौड़ी होगी, जो चारों तरफ चौड़ी होती है, वो उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। लेकिन लंबाई में स्मॉल वाली बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है उससे, ठीक है। तो अब उसके बाद ये यहाँ पर क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, द अनअब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लॉन्ग इंटेस्टाइन वेयर इट वेल एब्जॉर्ब्ड मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ द मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो यहाँ पर अब इन्होंने जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हुआ, सारे न्यूट्रिशंस वगैरह सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, क्या इसके स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस ने सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ नहीं छोड़ा। और जो अनअब्जॉर्ब फूड था, अब उसके बाद फूड आगे चला, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, तो वहाँ पर क्या होता है कि वेयर इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर, यानी कि ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जो बचता है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, रेस्ट ऑफ द मटेरियल, और बाकी का जो मटेरियल होता है वो आप लोग जानते हैं कहाँ जाता है, ठीक है, वो सुबह सुबह निकाल आते हैं आप लोग। तो
तो लार्ज इंटेस्टाइन में होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन में बस इसका यही काम है, वाटर एब्जॉर्ब कर देता है ये, ठीक है ना, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, ज़्यादातर वाटर यहीं पर एब्जॉर्ब होता है और इसका कोई काम नहीं है बस। और कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो ये डाइजेशन वाला तो आपका पार्ट खत्म हो गया, ये क्या नाम है, हाँ, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, ये तो कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन, फूड का डाइजेशन के क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से होता है। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स आर गिवन बिलो। अब काफ़ी सारे स्टेप्स हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। सबसे पहले इजेशंस, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फूड इनटेक बाय माउथ। ये वो प्रोसेस होता है जिससे हम फूड को मुंह से लेते हैं। फूड मॉइस्टेंड बाय सलाइवा बिफोर स्वेलिंग इज मेस्टिकेटेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ। फूड सबसे पहले क्या होता है, मॉइस्ट हो जाता है, सलाइवा के साथ मिक्स मिलके थोड़ा सा मॉइस्ट हो जाता है बिफोर इसको अंदर लेने से पहले, निगलने से पहले इसको जो है मेस्टिकेट इनटू स्मॉलर पार्टिकल बाय टीथ, और जो है इसको निगलने से पहले इसको दांतों से चबा के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। इजेशन में ये सारे प्रोसेस है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। इसमें क्या होता है, लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को स्मॉलर मॉलिक्यूल में तोड़ना, इसी को कहते हैं डाइजेशन, ठीक है। प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर वंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखो जैसे यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट था, या शॉर्ट में लिख देता हूँ स्टार्च। स्टार्च डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज, स्टार्च डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज पे कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल है, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट कह लें, थोड़े से बड़े मॉलिक्यूल हैं, है ना। उसके बाद जब डाइजेस्ट हो जाते हैं तो कम छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं, तो उसको हम ग्लूकोज या शुगर कहते हैं, ठीक है। डाइजेशन में यही होता है, ठीक है। और इससे कार्बोहाइड्रेट से पहले सेल्यूलोज, अभी जो लास्ट पेज पे बताया था उससे पहले सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है, वो भी एक फॉर्म है लेकिन वो घास फूस है की फॉर्म में है, उसको कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। अलग अलग फॉर्म है जो ये, उसके बारे में, सेल्यूलोज तो जानवर खाते हैं सेल्यूलोज, ठीक है। अब इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ये होता किस वजह से, एंजाइम्स की, इट इज़ द डन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स जो होते हैं, जितने भी ग्लैंड्स हैं वो सारे एंजाइम्स रिलीज कर रहे हैं। जैसे सेलिवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज कर रही है, उसके बाद स्टोमक में क्या क्या HCl है, पेप्सिन है और म्यूकस है। फिर उसके बाद क्या था, लिवर था, लिवर में बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, मतलब वो सारी चीज़ें ये क्या है, एंजाइम से रिलीज करते हैं, ठीक है। किसकी वजह से, जो डाइजेशन हो रहा है, कहने का मतलब ये है डाइजेशन जो हो रहा है वो एंजाइम्स की वजह से हो रहा है। उसके बाद देखते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो आप देखो जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारी चीज़ें जो डाइजेस्ट होने के बाद बन रही हैं, सारी चीज़ें आ गई इसमें, आर एब्जॉर्ब्ड बाय फूड, एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड कैपिलरी प्रेजेंट इन विली। जो विली में जो कैपिलरीज होती है, तो कैपिलरीज अभी ऐसे समझ लो कैपिलरी नसें ही होती हैं, ब्लड की नसें ही होती हैं कैपिलरीज। अभी इसके बारे में हम बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे। तो जो छोटी छोटी नसें होंगी वहाँ पर बिली में मौजूद, वो इन सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगी। और वाइल फैट आर एब्जॉर्ब्ड बाय लिम्फ डक्ट, ये भी लिम्फ डक्ट होता है, क्या है लिम्फ, इसको भी हम बताएंगे, अभी आएगा, ये भी आएगा। कैपिलरीज वाले जब ब्लड वेसल्स वगैरह पढ़ेंगे तब हम लिम्फ की भी बात करेंगे, ठीक है। तो फैट किसकी वजह, कौन एब्जॉर्ब करता है, लिम्फ करता है, बाकी सारी चीज़ें ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, एसेमिलेशन। एसेमिलेशन ये अगला प्रोसेस होता है। इट इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू वेरियस सेल ऑफ द बॉडी। एसेमिलेशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड को शरीर के सारे सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है। एसेमिलेशन मतलब पहुंचता है, इसी को ही एसेमिलेशन कहते हैं। सेल क्या होते हैं, सेल क्लास 9th में सेल चैप्टर है, वो मैंने सेल के बारे में बताया था, वहाँ पर भी ये थोड़ी चीज़ें बताई थी मैंने, ठीक है। अब उसके बाद जो आगे दे रखा है, द फूड एब्जॉर्ब बाय विली रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड इज यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। जो बिली में मौजूद जो ब्लड होते हैं,
ये क्या लिखा है, द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय विली रीच एवरी सेल ऑफ द बॉडी एंड इज यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। यानी कि जो विली से न्यूट्रिएंट्स विली से जो एब्जॉर्ब किए गए हैं वो कहाँ तक पहुँचते हैं, शरीर के सारे सेल्स तक पहुँचते हैं, यानी पैर से लेकर सर तक जितने भी सेल हैं सारे सेल्स तक पहुँचेंगे ब्लड के जरिए। और वो क्या करते हैं, एंड इज यूज टू बिल्ड एंड रिपेयर टिश्यू। क्या होता है, या तो टिश्यू बनते हैं या रिपेयर होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के, ठीक है, उस फूड से। ये एसेमिलेशन, इसको ही एसेमिलेशन कहते हैं। अब इजेशंस, इट इन्वॉल्व एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू एनस। अब एजेशंस क्या होता है, जो नहीं यूज आया खाना वो आप लोगों ने सुबह जाके निकाल दिया, उसे कहते हैं एजेशन, ठीक है, एजेशन कहते हैं। तो समझ में आया है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है वो हम एलिमिनेट कर देते हैं वाई एनस से। तो ये हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया टॉपिक, ठीक है। फाइनली ये जो टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स, ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आपको PDF में नोट डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesn.com पर जाकर कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।